1990s का एक सॉन्ग है, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा डॉट डॉट डॉट। आप में से काफी लोगों ने सुना होगा, चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। मुद्दा है नौकरी। 1990s में अर्थव्यवस्था ट्रांजिशन से गुजर रही थी। एलपीजी ने अपना जोर दिखाना स्टार्ट किया, मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने अपने पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाने स्टार्ट किए। ग्रेजुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ और उसके बाद सिनेमा में, गानों में ऐसे अल्फाज आपने नहीं देखे। लेकिन अगर ग्रेट डिप्रेशन आ जाए, जैसा कि कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इंडिया में आने के आसार हैं, तो स्किल्ड लेबर के लिए नौकरी मिलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो जाए कि ऐसे ही गाने दोबारा रिमिक्स करके आने लग जाएं। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, इस वजह से ये इशू और इसकी गहराई को समझना इंपॉर्टेंट है। सरकार इसको संजीदगी से ले और इस पर जरूरी एक्शंस ले। एक्शंस क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक डेटा से शुरुआत करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 7.91%, ऐसा बोल रहा है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। आप में से कई लोग इस डेटा से शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे। हाँ, 7-8% क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, चलिए एक और डेटा सुनिए फिर। CMIE का कहना है कि करीब 10 करोड़ ऐसे लोग हैं भारत में जो काम करना चाहते हैं और काबिल भी हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही। उससे भी चौंकाने वाला डेटा सुनिए। 6 करोड़ लोग ऐसे हैं, 6 करोड़ पीपल आर लाइक दे हैव गिवन अप, यानी कि अब वो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे हैं, उनको लगता है कुछ होना जाना है नहीं। 6 करोड़, सोचिए इसका कितना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है इकोनॉमी पे। व्हाट वी आर लूजिंग। अगर ये लोग किसी प्रोडक्शन में एंगेज होते, कोई सर्विसेज को कर रहे होते, तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती, राइट। स्टेट वाइज डेटा भी अभी आया, उसमें हरियाणा में बताया गया 34.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सबसे हाईएस्ट हरियाणा में। उसके बाद राजस्थान एंड देन बिहार। तो यानी कि सिचुएशन क्रिटिकल है। शुरुआत करने से पहले अगर आप में से कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस इंस्टा हैंडल एंड दिस PDF इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन दिस टेलीग्राम ग्रुप। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। अभी कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि इंडिया में राइट टू वर्क आना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप काम करना चाहते हैं, काबिल हैं, तो आपको नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार दे आपको नौकरी। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है, और यह सॉल्यूशन कहां तक मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन माना जा सकता है। तो ऐसे मिस्टर योगेंद्र यादव वो कहते हैं कि हो सकता है, यह जरूरी भी है। इसके लिए सरकार को एक मेगा पॉलिसी लानी पड़ेगी और उसमें उसको लीगल गारंटी देनी पड़ेगी। आप कहेंगे मेगा पॉलिसी मतलब क्या है? मतलब यह है कि सरकार को सबसे पहले तो इस जॉबलेसनेस के इशू को टॉप प्रायोरिटी मानना पड़ेगा। अब इसको हैंडल करने के लिए आपको एक बड़ी स्कीम लानी पड़ेगी, कवरेज के हिसाब से भी और रेवेन्यू के हिसाब से भी। और फिर इसका बेनिफिट लोगों को मिले ही मिले, इसके लिए आपको पार्लियामेंट से कानून भी बनाना पड़ेगा। ऐसे सजेशन ये दे रहे हैं, लेकिन इनके सजेशन की पड़ताल में जाना पड़ेगा, पड़ताल करनी पड़ेगी। तो ऐसे में 3 सवाल हम इनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो, डू वी रियली नीड इट? क्या इस जॉबलेसनेस की समस्या का एक ही हल है कि ऐसा कानून ही लाया जाए देश में? इज दिस राइट सॉल्यूशन? और अगर मान लीजिए हमने मान भी लिया कि एक राइट सॉल्यूशन है, तो क्या हमारे पास इतना पैसा है देश के पास, सरकार के पास, कि हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है? तो चलिए इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिस्कशन को। सबसे पहले तो डू वी नीड इट। अब नीड इट और नॉट ये तो तब पता लगेगा जब आपको सिचुएशन पता लगेगी कि क्या है, राइट। तो जरा इन आंकड़ों को देखिए और देखिए, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई वास्ता ही नहीं रहा इकोनॉमी से, उसको भी ये पूरा इशू समझ में आ जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इतने आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फेल ओवर पास्ट 5 years 46 to 40%। मतलब क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन? लेबर फोर्स का मतलब होता है कि भारत में, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें, जो भी वर्किंग एज में लोग हैं, काम करना चाहते हैं, राइट, और काम मतलब एबल भी हैं, राइट। तो यानी कि 3 कंडीशन हो गई। एक तो आप वर्किंग एज में हो, काम करने के काबिल हो, और आप काम ढूंढ रहे हो। इसको हम कह रहे हैं लेबर फोर्स, ठीक है। जब मैं यूज करता हूं वर्कफोर्स, तो वर्कफोर्स का मतलब होता है इनमें से जो लोग वास्तविकता में अब काम कर रहे हैं, मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हैं, यानी कि उनको कुछ पैसा मिल रहा है और वो कुछ इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 46% से 40% गिर गया। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ क्या जनसंख्या कम हो गई या क्या क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये है, अबाउट 6 करोड़ पीपल स्टॉप लुकिंग फॉर वर्क, ढूंढना ही बंद कर दिया नौकरी, क्लियरली बिकॉज दे सी नो पॉसिबिलिटी ऑन हॉरिजन। उनको लग रहा है कुछ होना जाना है नहीं, राइट? अब इस पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इसका एक कारण शायद ये हो सकता है कि भारत सरकार की सब्सिडी फूड सिक्योरिटी पर इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं कि एक तबका ऐसा भी है कि उसको राशन मिल रहा है और इसके बाद वो काम नहीं ढूंढ रहा है और काम नहीं कर रहा है। नियर बाय उसको जो काम नहीं मिल रहा है उसके बाहर वो एफर्ट नहीं मार रहा है। ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है, राइट? चलिए खैर, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब ये पैंडेमिक हुआ तो ऐसे में घर घर लोगों तक राशन पहुंचाना ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी थी, राइट? लेकिन किसी पॉजिटिव पॉलिसी का नेगेटिव इंपैक्ट भी हो जाता है और अर्थव्यवस्था में हमेशा सरकार फैसले कैसे लेती है? वो गौश करती है, वेट करती है, वजन करती है कि भाई इसके पॉजिटिव कितने, नेगेटिव कितने। अगर हमें पॉजिटिव पता है कि घर घर अगर ये राशन पहुंच जाए तो कितने लोगों का जीवन बच सकता है, क्राइम, अगर राशन ना मिला तो सड़कों पे आ जाएंगे, अनस्टेबिलिटी हो सकती है, तो ऐसे में राशन पहुंचा दिया जाए। इसकी वजह से कुछ सेक्टर्स में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन शायद कम हो जाए। अब वो लोग जो अपने घरों में जा चुके हैं, हमने देखा ना माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, वापस लोग चले गए तो उसके बाद वो वापस नहीं आ रहे काम पर। उसका एक कारण ये बताया जाता है कि अब राशन मिल रहा है और थोड़ा बहुत वो आसपास से जुगाड़ चल रहा है, तो ऐसे में लेबर क्रंच भी हो गया है कई सारे सेक्टर्स में। तो वो कह रहे हैं कुछ लोग कि इसका एक रीज़न शायद ये राशन पहुंचाना भी हो सकता है। लेकिन देखिए, ऐसे रिस्क हमें लेने पड़ते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो इसका भी सोल्यूशन हमें ढूंढना होगा, राइट? चलिए दोबारा आते हैं यहाँ पर। अब लेबर फोर्स यहाँ देखा, लेबर फोर्स क्या है ये तो आपको पता लग गया। अब लेबर फोर्स में देखिए दो तरह के लोग हैं। दे हैव अ जॉब, यानी कि लेबर फोर्स का वो भाग जो वास्तविकता में काम कर रहा है, यानी कि वर्क फोर्स। सो दे आर ईदर प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, राइट? अब इनको हम कहते हैं एम्प्लॉयड, ठीक है? एम्प्लॉयड में भी लेकिन एक तबका ऐसा है जिनका टाइम रिलेटेड इशू है, यानी कि जितने समय का उनको काम मिलना चाहिए उतने समय का काम नहीं मिलता। मान लीजिए आपके कॉलोनी में कोई कार साफ करने वाले आते हैं, वो कार साफ करते हैं, 2-3 घंटे में उनका काम हो जाता है, उसके बाद वो पार्क में बैठे और पत्ते खेल रहे हैं, उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं है। तो क्या वो फुल्ली एम्प्लॉयड कहलाएंगे? नहीं। इसके बाद दूसरा पार्ट है अनएम्प्लॉयड, उनके पास नौकरी नहीं है, राइट? लेकिन वो नौकरी ढूंढ रहे हैं और काबिल भी हैं। एक ये तीसरा तबका है आउटसाइड लेबर फोर्स, जॉबलेस, नॉट अवेलेबल और नॉट लुकिंग फॉर जॉब। या तो अवेलेबल नहीं है, हो सकता है भाई वर्किंग एज में ना आते हो, और दूसरा है कि वो नौकरी ही नहीं ढूंढ रहे। तो ये जो है आपका आउटसाइड हो गया। लेकिन इसमें हमारा पोटेंशियल लेबर फोर्स भी है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर पोटेंशियल लेबर फोर्स और इनको वर्क फोर्स में कन्वर्ट करना जरूरत क्या है देश के लिए? अच्छा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लोगों का काम करना जरूरी है कि नहीं, राइट? अगर लोग काम ही नहीं करेंगे तो चीजें बनेंगी कैसे, उत्पादन कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, आप तक हम तक पहुंचेगा कैसे? और अगर वो कम प्रोडक्शन हो रहा है, कम पहुंच रहा है, तो इन्फ्लेशन भी और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इकोनॉमी में हर चीज कनेक्टेड होती है। इसी वजह से हर एक इंडिकेटर को हमें संजीदा रहना पड़ता है उसके लिए, और उस पर काम करना पड़ता है। और इसी वजह से ये डेटा बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है आंकड़े और आंकड़े देखते उनका दिमाग अकड़ जाता है, उससे आगे फिर वो सोचते नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी चीज नहीं है, हर किसी को समझ में आ सकता है, जैसे अभी आपको समझ में आ रहा है। लेटेस्ट सीएमआई का डेटा कहता है 7.6% तो वो है जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 3.5 करोड़ लोग तो ओपनली जॉबलेस है, यानी कि उन्हें डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई हम जॉब ढूंढ रहे हैं और हमें मिल नहीं रही है। अब आप कहेंगे सर वही तो हुआ। नहीं नहीं नहीं, असल में अनएम्प्लॉयमेंट के भी टाइप्स होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिनके लिए वर्ड नए नए लग रहे हो, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वी हैव नथिंग लेस देन 10 करोड़, जो मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ के आसपास तो लोग हैं जिनको नौकरी अभी नहीं है। और उसके बाद भी देखिए 14 करोड़ आंकड़ा हो सकता है। कैसे? 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बैड एम्प्लॉयमेंट में हैं, यानी कि वो नौकरी पर तो गए लेकिन उनको बहुत कम वेजेस दी जा रही है। क्यों? जब बेरोजगार लोग बहुत ज्यादा हैं तो ऐसे में नौकरी देने वाला कह रहा है कि भाई पहले तुम्हें 400 मिल रहे थे, अब मैं 250 रुपये दूंगा, तुम्हें लेना हो लो, नहीं तो मैं दूसरे को पकड़ लूंगा। तो ऐसे में ये एम्प्लॉयमेंट तो हुआ, लेकिन तो बैड एम्प्लॉयमेंट हुआ, शोषण हुआ, राइट? अब इंपैक्ट ऑफ पेंडेमिक भी इसमें एक कारण माना जा सकता है, राइट?
सो CMIE के की पर्सन मिस्टर महेश व्यास ये कह रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि सिचुएशन अभी एकदम से सुधरने वाली है। माइग्रेंट लेबर्स जो कि वापस गांव चले गए हैं, उनका भी वापस आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक कारण मैंने आपको बताया, सिचुएशंस आर ग्रिम एंड कैन गेट वर्स, ऐसा हो सकता है। सैलरीड क्लास एंटरप्रेन्योर्स आर टेलिंग अस दैट देयर नो जॉब्स। मतलब क्या है, एक और रिपोर्ट कहती है कि जो बिग कंपनीज हैं लाइक गूगल, उनके भी जो इंडिया में ऑफिसेज हैं, अभी मेजर जो एम्प्लॉयमेंट ड्राइव सोच रहे थे, अभी वो फ्रीज पर हैं। कुछ और कंपनीज हैं जिन्होंने ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया एम्प्लॉयज को या सैलरी कट्स की हैं। नथिंग इजी फॉर सैलरीड एम्प्लॉय एज वेल, कि अगर यहां से नौकरी छूटती है तो वो दोबारा नौकरी मिलना उसके लिए वो भी मुश्किल हो रहा है, ऐसा इनका एनालिसिस बता रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल पर। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुएट और हायर एजुकेशन में कितना है, 19.4%, 19.4% ग्रेजुएट के पास नौकरी नहीं है, हायर ग्रेजुएट के पास। इसके बाद 10th एंड 12th वाले में 10.3% के पास नहीं है, 1.5%, 0.7%। आप सोचेंगे कि यार इससे तो फिर यही सही है कि नहीं, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। देखिए इसका कारण क्या है। अगर हम अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो जाहिर सी बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनस्किल्ड लेबर वो कहीं भी एंगेज हो रही है, राइट। लेकिन ये तबका ऐसा है, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज खोजता है, वो वेट करता है, राइट। तो इस वजह से यहां पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा दिखता है, राइट। अब इसके बाद जरा एक ये डेटा देख लीजिए, कंपेयरिंग टू द वर्स्ट केस डॉक्यूमेंटेड। अब यूएस से मैं कंपेयर कर रहा हूं, जैसे जब वहां ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो क्या हुआ, नियरली 1.5 करोड़ पीपल वर जॉबलेस। और 1.5 करोड़ कितने थे वहां पर, करीब 25% थे टोटल जनसंख्या का। तो आप कहेंगे कि यार अभी आप बता रहे थे अराउंड 10 करोड़, 7.91% एंड 7.6%, तो यानी कि ये सिचुएशन तो बहुत वर्स है, राइट। लेकिन आप परसेंटेज भी देखिए ना, 25% वर्कफोर्स वहां पर अनएम्प्लॉयड हो गई थी। तो अगर नंबर्स की बात करें तो जितना ग्रेट डिप्रेशन में यूएस के यहाँ लोग अनएम्प्लॉयड थे, उससे ज़्यादा तो एम्प्लॉयड हम लेकर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में वहाँ 25%, अभी हम 7.91% पे हैं, ठीक है। तो अभी स्लोली उस तरफ जाया जा रहा है, और ऐसा ना हो इसी वजह से एक्शंस लेने पड़ेंगे। द सिचुएशन इन इंडिया टुडे स्लोली मूविंग टुवर्ड्स ग्रेट डिप्रेशन, यही मैं बात आपको बता रहा था। अब जरा देखिए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो ओपन बताया था, ठीक है, कि भाई जॉब है ही नहीं मार्केट में, इस वजह से अनएम्प्लॉयड है। लेकिन और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हर इकोनॉमी में टाइम आता है, यानी कि ये अगर बिजनेस साइकिल है तो एक टाइम पर इकोनॉमी ग्रो कर रही होगी, बूम आएगा और फिर रिसेशन आ जाएगा। जैसे कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, यूएस की बात करते हैं, 2004-5 के आसपास ये कहा जा रहा था कि यूएस की इकोनॉमी तो बूम पर है, डिमांड बढ़ रही है, रियल एस्टेट सेक्टर बूम कर रहा है, जॉब्स बढ़ रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो भी कह रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, यूएस की इकोनॉमी बूम पर चल रही है। उसी टाइम शिकागो यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि जिसको आप बूम समझ रहे हो ना, वो एक बबल है, बबल उड़ता तो है लेकिन फटता भी है, तो बर्स्ट होने वाला है जल्दी ही। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि 3 साल के आसपास, 3-4 साल ये बर्स्ट हो जाएगा बबल। तो ऐसे में कई सारे इकोनॉमिस्ट कहने लगे यार ये देखो पनौती वाली बात कर रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, और ये नेगेटिव बात कर रहा है। लेकिन फाइनली 2005 की मैं बात बता रहा हूँ, और 2008 में क्या हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, यूएस से स्टार्ट हुआ, रियल एस्टेट मार्केट और उसमें दिए जाने वाले इतने सारे लोन जो वापस भी नहीं आ रहे थे बैंक के पास, वो भी एक बड़ा कारण था, राइट। कौन थे इकोनॉमिस्ट, वो थे मिस्टर रघुराम राजन, जो बाद में जाकर भारत के आरबीआई के गवर्नर भी बने। तो यानी कि बूम से रिसेशन, और उस वजह से यूएस में, यूरोप में और दुनिया के अलग अलग कोने में जो अनएम्प्लॉयमेंट फैला, उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइकिल में चेंज हुआ, राइट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं सीजन पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि शुगर केन इंडस्ट्री, राइट, शुगर मिल्स, एक स्पेसिफिक सीजन होता है, वहां पर तब वर्क होता है। तो ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। उस कारण भी जब ऑफ सीजन होगा तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जब डेटा निकाला जाएगा तो वो भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में ही आएंगे, राइट। इसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए आप है, आपकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, वो दूसरे शहर में से बेंगलोर में जॉब कर रही हैं, आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, और आपका इश्क का मिजाज कुछ ऐसा, आपने कहा कि मैं वहीं आ रहा हूँ और यहाँ से नौकरी छोड़ता हूँ, और हम तो ऐसे चिराग हैं जिस दिशा में चलते हैं उजाला हो जाता है, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ नौकरी मिल जाएगी। आपने वहाँ नौकरी इंश्योर करने से पहले यहाँ से रिजाइन दे दिया और पहुँच गए वहाँ पर।
क्या जरूरी है कि वहां पर जाते ही नौकरी मिल जाएगी? नहीं। तो यानी कि व्हेन यू आर शिफ्टिंग, राइट, आपने यहां से छोड़ा और दूसरी जगह जा रहे हैं और इस बीच जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन आपका कहां होगा? वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में होगा, राइट। तो थोड़ा ध्यान से, धैर्य से काम लेना चाहिए। चलिए फिर ये आपका हो गया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड। इसके कई सारे कारण होते हैं। एक होता है ओवर पॉपुलेशन हो सकती है, दूसरा हो सकता है कि स्किल जो मार्केट में ज़रूरत है वो अलग है और जो आप लेकर बैठे हैं अभी वो अलग है, मीन्स देयर इज अ स्किल गैप, राइट। आपको बीटेक में सिखाया जा रहा है C++ और वहाँ चल रहा है जावा एडवांस, AI ML, मशीन लर्निंग, और उसकी कोई हवा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहाँ कैलकुलेशन होगा? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड में। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, नई टेक्नोलॉजी आई और इसकी वजह से कई जो वर्कर्स थे वो ऑब्सोलीट हो गए। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक किल्न्स, जो ईंट के भट्टे होते हैं, तो वहाँ पर ईंट बनाने के लिए लेबर वर्क करती है, मतलब एक एक जगह पर 150 लेबर हैं, ठीक है। लेकिन एक मशीन आई, वो मशीन जो ईंट जो होती है, ब्रिक होती है, उसका मोल्ड बनाकर निकाल रही है, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रही है। तो नई तकनीक आई, तो ऐसे में वो लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड होंगे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मार्केट की डिमांड ही शिफ्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यूएस की इकोनॉमी में जो हाई वेजेस थी, तो देखा यार चाइना में लो वेजेस पे काम हो जाएगा, तो सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं ना, तो यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें शिफ्ट आया, यानी कि जॉब शिफ्ट हो गई हाई वेजेस से लो वेजेस इकोनॉमी में, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपके उस काम में लगे रहने से जीरो है। मतलब क्या, आसान भाषा में आपको बताऊं, आपसे मैं कहूं कि यार ये जो पेन है ना, इसको यहां से यहां रख दीजिए, और आप में से 5-6 स्टूडेंट उठकर आ गए और आपने कहा नहीं नहीं, सर ने कहा हम सब मिलकर इसको यहां रखेंगे, तो मुझे बताइए क्या कर रहे हैं आप? डिस्गाइज्ड है वो, मीन्स कुछ वैल्यू एड हो नहीं रही वहां पर। जैसे कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा जाता है कि आसान भाषा में, मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर एंगेज्ड इन सेम जॉब, दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। जितनों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग किसी काम में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपके होने से वैल्यू ऐड होनी चाहिए ना उस काम में, वो काम ज्यादा बेटर हो, ज्यादा काम हो नहीं रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो, तो वो भी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। तो आपको लग रहा है कि आप काम में लगे हुए हैं, लेकिन कैलकुलेशन कहां होगी? यहां होगी। क्लियर है बात आपको? लेबर मिनिस्टर मिस्टर संतोष गांगवार वो कहते हैं कि ये मुद्दा जो है ना नॉर्थ इंडियंस ने बिगाड़ रखा है। नॉर्थ इंडियंस जो हैं इनके पास क्वालिटी है नहीं स्किल्स की। इनका कहना है कि कई कंपनीज ने इनको अप्रोच किया और कहा कि ये जो मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर स्किल गैप है, मीन्स ये रीज़न है। इस पर कई कंट्रोवर्सी भी अभी देखी गई। अब व्हाट्स द सोल्यूशन? अभी हमने देखा क्या कि भाई क्यों ज़रूरत है, राइट। अब व्हाट्स द सोल्यूशन? सो नीड फॉर अ रेमेडी, और वी नीड दिस रेमेडी इमीडिएटली, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होगा अभी तक हम जो कर रहे थे उससे काम चलने वाला है नहीं। जैसे अभी तक हम सेक्टोरल अप्रोच कर रहे थे, जैसे कि अच्छा टेक्सटाइल सेक्टर में हमें इंप्रूव करना है एम्प्लॉयमेंट को, तो चलिए आपके यहाँ जो लेबर लॉस हैं हम उसको आसान कर देते हैं। अच्छा स्टील इंडस्ट्री, चलिए आपके यहाँ भी काफ़ी लोग काम करते हैं, चलिए हम आपको ये रिबेट दे देते हैं, ठीक है, इस रॉ मटेरियल में, तो आपके यहाँ अब शायद जॉब ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये सेक्टोरल अप्रोच से काम चलेगा नहीं, वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट, राइट। तो यानी कि हमें कॉम्प्रहेंसिवली खेलना होगा। तो यहाँ पर जो आत्मनिर्भर भारत है वो प्लान अच्छा है, लेकिन उसको मेटलाइज करना पड़ेगा। इसके जो 5 पिलर्स हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी, पहला पिलर कहता है कि क्वांटम लीप लेनी पड़ेगी हमको, यानी कि लंबी छलांग लगानी पड़ेगी इकोनॉमी में। लंबी छलांग लगेगी तो जाहिर सी बात है जॉब्स भी क्रिएट होंगी, राइट। तो ऐसे में क्वांटम जंप नॉट इंक्रीमेंटल चेंज, वो धीरे धीरे वाले चेंज से काम नहीं चलेगा। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार पैसा खर्च करती है तो उसके साथ साथ कितने सारे सेक्टर्स में डिमांड बढ़ती है। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, कितने सारे लेबर भी आएंगे, राइट। जब उन इंडस्ट्रीज में पैसा जाएगा तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास पैसा आएगा, राइट। फिर वो दूसरी जगह पर खर्च करेंगे। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा भी पेनिट्रेट होगा अक्रॉस सेक्शंस, और दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर से फिर आपके इंडस्ट्रीज भी आएंगी, राइट। सामान को इधर से उधर ले जाना वो भी आसान हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज की पिलर। थर्ड है आपका सिस्टम, हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच रखनी पड़ेगी। जो नई तकनीक आ रही है उसमें हम प्रो कैटेगरी में होने चाहिए। अगर इंडिया सर्विस सेक्टर में प्रोमिनेंट है
मीन्स वी आर एबल टू प्रोवाइड चीप सर्विस, और IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज हमारा यू कैन से एक्स फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है हमें उसमें और ज़्यादा बेटर होना पड़ेगा। मीन्स वर्ल्ड शुड लुक फॉर सोल्यूशंस इन IT इन इंडिया। डेमोग्राफी, और जब मैं सिस्टम ड्रिवन कह रहा हूँ तो वो मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको नए नए सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे जिससे कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो और कॉस्ट कम हो। तो टेक्नोलॉजी इज द फैक्टर देयर। डेमोग्राफी, वी हैव वाइब्रेंट डेमोग्राफी, जवान जनसंख्या है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर द बेस्ट पॉसिबल वे। डिमांड, अब जब हमारे पास पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है वो डिमांड भी करेगी, राइट। अब हमें इसी डिमांड का और इसी डिमांड सप्लाई के डायनेमिक्स का अपनी इकोनॉमी को फर्दर बूस्ट करने में बेस्ट यूज करना है। तो यानी कि 5 पिलर्स हो गए, इकोनॉमी में क्वांटम लीप, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सिस्टम ड्रिवन अप्रोच, डेमोग्राफी एंड डिमांड। आई थिंक ये आपको याद रहेगा, राइट। मोदी जी का कहना है कि स्किल पर तो ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मुद्दा ये है ना, स्किल कौन से स्किल, राइट। क्या हम मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स करा पा रहे हैं? जैसे गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया मिशन बनाया, ठीक, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन उठने लगे, हाउ फार मींस दिस हैज बीन सक्सेसफुल। तो यानी कि हमें रीओरिएंट करना पड़ेगा। अगर एक आपने आइडिया रखा है अच्छा और वो फेल हो जाता है 2-3 साल में, इतना अच्छा काम नहीं करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब गोल पोस्ट चेंज कर दो, राइट। हमें उसको रीओरिएंट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर बीइंग एक्चुअली इन्वेस्टेड इन देयर। नाउ रीथिंक ऑफ इकोनॉमिक मॉडल एज वेल, यानी कि हमें मेजर बूस्ट करना पड़ेगा MSME सेक्टर को, क्योंकि MSME सेक्टर है जो इमीडिएट जॉब सर्ज प्रोवाइड कर सकता है, राइट। नाउ तो अभी तक हमने बात करी थी डू वी नीड इट, तो आपको पता लग गया क्या हालात हैं इकोनॉमी के। इज दिस द राइट सोल्यूशन? अब हमें इस पर बात करनी है, राइट। राइट सोल्यूशन क्या? जैसे वो कह रहे हैं राइट टू वर्क, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि राइट टू वर्क मैंडेटरी गारंटी होनी चाहिए, मेजर पॉलिसी होनी चाहिए। तो एक्चुअल में क्या यही सही सोल्यूशन है? चलिए बात करते हैं इस पे। जैसे इकोनॉमिस्ट है मिस्टर जेन डेरिस, संतोष मेहरोत्रा, अमित एंड मिस्टर राकेश, तो इन्होंने कलेक्टिवली इस आइडिया को सपोर्ट किया है। मीन्स योगेंद्र यादव इज नॉट द ओनली वन। बेरोजगारी समस्या और समाधान, इनका कहना है राइट टू वर्क एक्चुअली एक अम्ब्रेला है जिसमें कि 4 इंटरवेंशन सरकार को करने होंगे, 4 इंटरवेंशन करने होंगे, और बहुत ही आसान है, जरा समझिएगा क्या क्या। सबसे पहले तो है जनरेशन, यानी कि जॉब्स को क्रिएट करना होगा। जब मैं जॉब्स को क्रिएट करने की बात कर रहा हूं तो अभी मैं वो नहीं कह रहा आपको कि वो गारंटी, अभी से कह रहा हूं जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। कैसे जॉब्स क्रिएट करनी होंगी? सब सरकार को पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स लेबर इंटेंसिव है, कौन से सेक्टर्स है जहां पर हमें और जॉब्स की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है वहां पर हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लानी पड़ेगी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मतलब भाई वहां पर काम को करना बिजनेसेस के लिए आसान हो जाना चाहिए, राइट। सो हमें डायरेक्टली इंक्रीज करना पड़ेगा, और 2 चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वहां पर इंक्रीज करो जहां फिजिबल हो और जहां पर रिक्वायर्ड हो, राइट, जहां हो सके और जहां पर जरूरत हो उसकी। कहा जा रहा है कि सरकार के पास करीब 25 लाख जो है पेंडिंग वैकेंसीज हैं, तो उनको फिल किया जा सकता है, इससे एक इमीडिएट बूस्ट मिल सकता है। ये कुछ सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पुलिसिंग एंड दिस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहां पर हम विशेष पुश दे सकते हैं। मींस दिस एरिया कैन एक्चुअली क्रिएट जॉब्स। तो पहला तो है जनरेशन, जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, वी नीड दैट एनवायरमेंट। सेकंड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब की कंडीशंस भी तो बेटर मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर वो जॉब छोड़ देंगे तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट ही कहलाएगा, फिर वो जो डेमोग्राफी है उसका हम इकोनॉमी में यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसी वजह से प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस, जैसा कि आपको बताया मिनिमम वेजेस लॉ कहने के लिए है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो फॉलो ही नहीं हो रहा, राइट। तो काफ़ी लंबे समय तक फिर लोग काम नहीं करते उनको, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। साथ में आर कॉन्स्टिट्यूशन दिस गारंटीज दिस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो आप कहेंगे सर इसकी बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है, तो इस वजह से महिलाओं को कई सारे सेक्टर्स में उतना ही काम करने के लिए कम पैसा दिया जाता है। सो नाउ मैनी वुमेन एक्चुअली ऑप्ट फॉर कि हम घर पे ही रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू परस्यू। और एक डेटा कहता है कि अगर महिलाओं की बराबरी भी सुनिश्चित कर ली जाए अर्थव्यवस्था में, तो जीडीपी में 0.5% का रेज हो सकता है। इतना पोटेंशियल है जो आप यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग गुड कंडीशंस, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड टू एंगेज मोर वुमेन इन वर्कफोर्स। क्लियर है बात? उसके बाद है रिस्टोरेशन। तो पहला जनरेशन था,
दूसरा प्रोटेक्शन था और तीसरा रिस्टोरेशन। यानी कि ऑलरेडी जो कर रहे हो उसको सही से कर लो। जैसे मनरेगा, मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच हम इसमें ला सकते हैं। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मुद्दा क्या था कि भाई आपको निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों में आपको रोजगार मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं। अगर नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, मतलब उसकी जगह मिल जाएगा। अब इसका इशू क्या था कि इससे हम रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे और साथ में जो ग्रामीण इलाकों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कराना है, इनको एज अ लेबर हम वहाँ यूज़ कर लेंगे। अच्छा सोल्यूशन बताया गया। शुरुआती दिनों में तो इसका बहुत मिसयूज़ हुआ। पहले तो वर्क फॉर फूड की तरह ये चला कि आप काम करेंगे उसके बदले आपको राशन मिलेगा, फिर कूपन मिलने लगे, फिर उसके बाद जो है आपको पैसा मिलने लगा। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या ये सही में इकोनॉमी वैल्यू ऐड कर रहा था? इस वजह से इस पर क्वेश्चन उठता है पूरे कंसेप्ट पर, राइट टू वर्क पे, कि जब ये मनरेगा में सही काम नहीं कर रहा था तो अर्बन एरिया में कैसे करेगा? क्योंकि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की ज़रूरत हो, हर जगह रोड और हर जगह उसके आसपास काम चले ही चले, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने कानून बना दिया तो वो व्यक्ति अगर अधिकारी के पास आया कि मुझे काम चाहिए, कानून कह रहा है काम देना है, तो ऐसे में वो अधिकारी, कई जगह ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई कि वो व्यक्ति आया काम लेने, तो ऐसे में कंसर्न ऑफिसर ने कहा कि ठीक है, जस्ट डिग अ होल देयर, तो एक फावला लो और यहाँ गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दो। कर लिया, उसकी एक दिन की वेज कंप्लीट हो गई, काउंट मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट डे अब क्या काम करें? मनरेगा में हमने अप्लाई किया हुआ है, सरकार का गारंटी है, चलो इसको भर दो। तो क्या हो रहा है इकोनॉमी में, क्या ऐड हो रहा है? ये गड्ढा खोदा जा रहा है, गड्ढा भरा जा रहा है। उसके बाद तो खैर सरकार ने इसमें स्टेप्स लिए, जियो टैगिंग भी करना स्टार्ट कर दिया इन प्रोजेक्ट्स की, कि सरकार मतलब सैटेलाइट के माध्यम से चेक करेगी कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा कि पब्लिक का पैसा ही इन चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। तो कहीं बेसिकली सरकार ने कहा कि काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर दूसरे डिपार्टमेंट ने फाइल अटकाई हुई है। तो नॉडल मॉडल यहाँ पर सरकार लेकर आई और इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया। तो इसी वजह से अब जो इसके सपोर्टर हैं राइट टू वर्क के, वो कह रहे हैं कि जब धीरे धीरे मनरेगा में भी सुधार आया है तो ऐसे में अर्बन सेक्टर में भी ये राइट टू वर्क की गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती? रिड्रेस द रूरल एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, ये भी कहा जा रहा है कि हमारी पेंडेमिक के दौरान इकोनॉमी में जो स्लम्प आया उसको दोबारा रिकवर करने में इस मनरेगा ने बड़ा रोल निभाया। क्यों? क्योंकि नौकरी छूट गई थी। ऐसे में मनरेगा के थ्रू लोगों के जेब में जब पैसा गया तो उन लोगों ने चीज़ें खरीदनी स्टार्ट करी। किसने सोप खरीदी, किसने क्लोथ्स खरीदे, कि अलग अलग चीज़ें खरीदी। जब वो चीज़ें खरीदने लगे, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा कहाँ है, रूरल एरियाज़ में कि अर्बन एरियाज़ में? अरे रूरल एरियाज़ में, राइट। तो जब वो चीज़ें खरीदेंगे, अलग अलग पेन भी खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, तो ऐसे में उन एरियाज़ में डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो पेन की जो इंडस्ट्री है वो भी कहेगी यार डिमांड आ रही है गाँव से, तो चलो बनाओ, तो फिर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नौकरी मिलेगी, कुछ लोग चाहिए उसको बनाने के लिए, राइट। तो ऐसे में कहा गया कि देखो मनरेगा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो ऐसे में आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। कैटरिंग माइग्रेटेड लेबरर्स ड्यू टू कोविड, यही मैंने आपको बात समझाई। तो 3 स्टेप्स तो आपको पता लगे। कोविड में बड़ा बुरा हाल हुआ, जॉब क्राइसिस, सप्लाई चेन क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, ले ऑफ्स, लॉकडाउन, ये सब हमने देखा। तो 4th पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट समझ में आए, राइट आपको? अब 4th पॉइंट क्या है? लॉ बनाया जाए गारंटी, राइट। यानी कि अब हमें गारंटी देनी होगी अर्बन सेक्टर के लिए कि आपको भी काम मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में लॉ वुड गारंटी 100 डेज प्लस वर्क, कि कोई भी अर्बन एरिया में है उसको काम 100 दिन से ज़्यादा का काम मिलेगा। अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो काम दें, और अगर आप नहीं देते तो उस मिनिमम वेजेस की हाफ एटलीस्ट आप उनको बेरोजगारी भत्ता दें। लेकिन हमें इसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा इन अ डिफरेंट मैनर देन मनरेगा। आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंट मैनर क्या हो गया? मनरेगा की तरह ही तो आप बता रहे हो। नहीं, डिफरेंट है। कैसे? जैसे वहां पर अनस्किल्ड लेबर पर मेजर फोकस था, लेकिन यहां पर राइट टू वर्क फॉर अर्बन एरिया में कह रहे हैं क्योंकि अर्बन एरिया में डिफरेंट स्किल के लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही। तो यहाँ पर जो स्किल्ड पॉपुलेशन है हमें उसको भी काउंट करना है, हमें उसको भी साथ में लेकर करना है। तो आप कहेंगे सर उनसे का क्या काम कराएंगे? उनसे फिर क्या मतलब वो रोड बनवाएंगे, ब्रिजेस बनवाएंगे? नहीं, और भी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि हम मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए आपको मैनेजमेंट के लिए भी लोग चाहिए, राइट, सुपरवाइजिंग के लिए भी लोग चाहिए, तो वहाँ पर इनको एंगेज करिए। साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं बट मार्केट ओरिएंटेड स्किल नहीं है, गैप है, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का सहारा लीजिए और मेजर अप्रेंटिस प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। अप्रेंटिस प्रोग्राम मतलब यहाँ प्राइवेट सेक्टर की कहिए कि आप इनको फुल्ली एम्प्लॉय ना रखें, लेकिन अप्रेंटिस की तरह रख लें, जिससे कि अपने कौशल तो सीख लें, स्किल तो सीख लें। क्योंकि मेजर प्राइवेट सेक्टर का यही शिकायत रहती है कि इंडिया में कई इतने सारे एरिया में हमें वो लोग नहीं मिल पाते जो हमें चाहिए जिस स्किल के। तो ऐसे में सरकार के लिए इनको सिखाइए आप, सरकार भी आपको सपोर्ट देगी
और अल्टीमेटली स्किल्ड लेबर फोर्स फिर इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी। तो यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये आपको बताया मैंने अभी, और ये जो मैं आपको मॉडल बता रहा हूं ऑलरेडी केरला, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र ने इस पर स्कीम बनानी भी शुरू कर दी है। सो नाउ दो चीज हमारी क्लियर हो गई, हमें क्यों चाहिए और क्या ये सही सॉल्यूशन है राइट टू वर्क, और उसमें हमने 4 स्टेप्स की बात की है, राइट। अब कैन वी मेक इट वर्क, क्या ठीक है आपने अच्छा आइडिया है लेकिन प्रैक्टिकल है कि नहीं, पैसा कहां से लाएंगे हम इसके लिए, तो कैन इट वर्क, चलिए इस पर बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग मच नीडेड एम्प्लॉयमेंट, सच इंटरवेंशंस वुड एक्चुअली हैविंग मल्टीपल बेनिफिट। मुद्दा केवल एम्प्लॉयमेंट का नहीं है कि आप कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे इस आइडिया से, नहीं, और भी बेनिफिट इकोनॉमी को इससे होंगे। आप कहेंगे सर और क्या बेनिफिट होने वाले हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले तो हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स हैं कि नहीं, सरकार ने कई स्कीम चलाई, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, राइट, अमृत मिशन, उससे पहले पिछली सरकार ने JNNURM मिशन, लेकिन अभी भी अर्बन एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए उसमें बड़े गैप्स हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज खुलती भी हैं तो उनके लिए सामान इधर से उधर पहुंचाना वो मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ऐसे में ये अर्बन सेक्टर में अगर ये स्कीम आएगी तो जाहिर सी बात है इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में बड़ा काम आएगा इसका, स्कीम का। एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स जो हम कह रहे हैं अप्रेंटिसशिप के थ्रू, राइट, तो हम स्किल्ड भी कर पाएंगे, और जब अर्बन गवर्नमेंट बॉडीज को हम इसकी जिम्मेदारी देंगे कि आपकी जिम्मेदारी है इस बड़ी स्कीम को चलाना, तो हमेशा से एक शिकायत रही है हमारी अर्बन बॉडीज की, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज की, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की, उनके पास फंडिंग कम है और इस वजह से वो चेहरा बदल नहीं पाते शहर का, नहीं तो उसको पेरिस बना दें। तो ऐसे में इनको मौका मिलेगा कि चलो इस स्कीम के एवज में आपके पास अब पैसा आएगा, लोगों को नौकरी भी दिलानी है और इसको प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो एक मौका हो सकता है स्किल का भी और फंडिंग का भी। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक बड़ा चेंज ला सकता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी फायदेमंद होगा, राइट। बेटर वेजेस अगर लोगों को मिलेंगी तो उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। मतलब क्या हुआ भाई, जब बेटर वेजेस मिलेगी तो खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो व्यक्ति अलग अलग चीजें खरीदेगा, जब अलग अलग चीजें खरीदेगा जो पहले वो खरीद ही नहीं रहा था, तो मुझे बताइए उन सेक्टर्स में भी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब उन सेक्टर्स में भी डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी जॉब्स मिलेगी, राइट, वो फैक्ट्रीज में भी लोगों की जरूरत होगी। तो ऐसे में इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमिक रिकवरी में, राइट। जॉब्स ही बढ़ रही हैं, डिमांड भी बढ़ रही है, राइट। सो नाउ आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लग भी रहा है बड़े फायदे होंगे, लेकिन करेंगे कैसे। तो फर्स्ट 3 इंटरवेंशंस जो थे वो काफी आसान थे, जैसे जनरेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन। इसमें कुछ नया नहीं किया हमने कहा पहले से आपके यहाँ सेक्टर उनको सपोर्ट दीजिए, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। प्रोटेक्शन, बेटर जॉब कंडीशंस मिले। रिस्टोरेशन, मनरेगा के बारे में आपको बताया। लेकिन जो 4th वाला है लॉ गारंटी, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब आपको इसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, राइट, जरूरी है लेकिन। तो अब ऐसे में कैसे करेंगे हम ये, तो देखिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर मिस्टर बसोले, उन्होंने कहा कि 3.3 करोड़ भारतीयों को जॉब मिल सकती है बाय दिस आइडिया राइट टू वर्क, और उसके लिए खर्च करने होंगे 2.8 लाख करोड़, जो कि 1.7% है जीडीपी का। आप में से कई लोग कहेंगे कि सर ये 2.8 लाख करोड़ बहुत ज्यादा है सर, कहां से लाएगी हमारी सरकार। चलिए अब आगे देखिए। सो कंपेयर करते हैं इस एक्सपेंडिचर को। बैंक्स ने 2 लाख करोड़ लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिए, यानी कि 2 लाख करोड़ तो हमारे बैंक्स ने राइट ऑफ कर दिए। मतलब जिन्होंने लोन लिया हुआ था उनको कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। 2 लाख करोड़, और वहां कितने चाहिए आपको, 2.8। द गवर्नमेंट प्लान्स डायरेक्टली पे 1.9 लाख करोड़ सब्सिडी टू आवर कंपनीज मींस इंडस्ट्रीज। तो इतनी तो भारत सरकार सब्सिडी देने की बात कर रही है, 1.9 लाख करोड़। लोविंग ऑफ द कॉर्पोरेशन टैक्स, 30% से जो 22% टैक्स किया कंपनीज पर, उससे टोटल जो डिफरेंस आया ना रेवेन्यू में, वो आया 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। और जो बिलियनर्स हैं इंडिया के, उन्होंने पेंडेमिक के दौरान ही 20 लाख करोड़ ऐड की है इनकम रेवेन्यूज। तो यानी कि देश में पैसे की तो कमी लग नहीं रही, यानी कि इतने सारे एरियाज में हम बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस ला रहे हैं कुछ की डिसीजन से। तो कुछ की डिसीजंस में थोड़ा सा डिफरेंस करके उधर कुछ दे दें तो शायद कुछ हो जाए, ऐसा इन इकोनॉमिस्ट का कहना है। रेवेन्यू इज अवेलेबल, कैन बी जनरेटेड बाय एक्चुअली हैविंग राइट पॉलिसीज। मुद्दा ये है
कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को हम प्राइम क्राइसिस मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं इंडिया में, ये मुद्दा है। तो वी नीड अ कैंपेन। लोगों को जागना होगा कि वो माने कि हाँ भाई, नौकरी का जो मुद्दा है, अर्थव्यवस्था में आपके जीवन जीने के लिए जो आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उसमें सरकार को एज अ एनेबलर काम करना होगा। और ये जब पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, लोग डिमांड करने लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार पर दबाव पड़ेगा और सरकार फिर इस दिशा में ज़रूरी कदम लेगी। आई होप आपको ये इशू समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं कभी भी, shashank.powerbing इज़ माई पर्सनल इंस्टा हैंडल। यू आर ऑलवेज वेलकम देयर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। स्टडी IQ आपके लिए लाया है एक नया तोहफा। ये तोहफा है फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी की बुक। इसमें आपको पूरे वर्ल्ड की फिजिकल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी की कंप्लीट कवरेज मिल जाएगी। इस बुक को खास तौर पर UPSC सिविल सेवा एग्जाम और स्टेट PCS एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है। आइए इस बुक के फीचर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। बेहतर समझ के लिए इजी और ल्यूसिड लैंग्वेज, बेटर क्लैरिटी के लिए जगह जगह पर मैप्स का इस्तेमाल, हैंड ड्रॉन डायग्राम्स, हर चैप्टर के अंत में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, केस स्टडी सेक्शन में रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए आपकी समझ को और बेहतर बनाने की कोशिश, आपकी जिज्ञासा को स्टिमुलेट करने के लिए डू यू नो का लाजवाब सेक्शन। इस बुक को आज ही ऑर्डर कीजिए। घर बैठे अपनी बुक लेने के लिए Amazon या Flipkart पर क्लिक करें। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।